हेलो एवरीवन। अगले लेक्चर में मैंने जाना था कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है और भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। जब आप किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो जब आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने 5-6 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण उभर कर सामने आती हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट। सिविल सर्विस 2-3-3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है, करेंट या फिर ऑथेंटिक से पूछता रहा है, या फिर स्टेट पीसीएस 2-3-2-3-4 ऐसे हमेशा पूछता रहा है। कोई भी स्टेट में 3-4 क्वेश्चन पूछता रहा है। एक अलग से ट्रेंड एनालिसिस का हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल में हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट और यहीं से हम अपनी राज्य व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा मूल अधिकार ही होगा। हम प्रस्तावना को या फिर शुरुआत के टॉपिक को इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि जब आप प्रस्तावना को अध्ययन करते हैं तो प्रस्तावना का अध्ययन संपूर्ण संविधान का निचोड़ है। जब आप किसी किताब को जब लेते हैं तो उसमें जो प्रस्तावना दिया रहता है वो संपूर्ण किताब का निचोड़ रहता है। उसमें आपको समझ में वो नहीं आएगी प्रस्तावना। हालांकि आप ये समझ पाएंगे कि इसमें ये टॉपिक इसमें सम्मिलित है, मगर आप उसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जब हम प्रभु संपन्न समाजवादी की बात करेंगे तो आप पूरे संविधान का निचोड़ है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं और चीजें आपके सामने हमेशा क्लियर होती चलेगी। आइए हम आप स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार आप बचपन से ही सुनते आते रहे हैं कि अधिकार क्या है। पहला तो अधिकार क्या है, दूसरा जानेंगे लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार, और तीसरा भारत के संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने खेतों पे दावा करते हैं, जैसे आप अपने घर पे दावा करते हैं, तो आपका दावा औचित है, आपका दावा तार्किक है। जैसे अधिकार का मतलब होता है औचित अधिकार का मतलब मूल रूप यह होता है कि हकदारी, दावेदारी या दावा। अधिकार का मतलब होता है हकदारी, दावेदारी या दावा जिसका कुछ न कुछ औचित हो, जिसका कुछ न कुछ औचित हो, जिसका औचित तार्किक हो। हकदारी, दावेदारी या दावा जिसका न कुछ औचित हो और औचित क्या हो? तार्किक हो। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेलना मेरा अधिकार है, मगर मेरे क्रिकेट खेलने से अगर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी की खिड़की टूट रही है, किसी का घर पर गेंद जा रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है उसको, तो इस प्रकार वो अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे मैं कहूं कि मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूं पूरे देश में घूमने के लिए, मगर आप जब पूर्वोत्तर के राज्यों में जाते हैं तो आप वहां की पुलिस प्रशासन से जब तक आप अनुमति नहीं लेते हैं तब तक आप उस क्षेत्र में नहीं घूम सकते हैं। मगर अधिकार है, पूरे देश में मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। आर्टिकल 370 हटने से पहले आप कश्मीर में जाके जमीन नहीं ले सकते थे। अधिकार है पूरे देश में जमीन लेने की, मगर वहां पर नहीं ले सकते थे। तो अधिकार है। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, मगर मेरे बोलने से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो मेरा बोलने का अधिकार
औचित नहीं है, तार्किक नहीं है और समाज इसे मानता भी नहीं देंगे। तो अधिकार का मतलब है समाज से स्वीकृति, जिन्हें अदालतों द्वारा संरक्षण प्राप्त हो। तो अधिकार का मतलब है, पहला तो इसका औचित होना चाहिए, औचित तार्किक होना चाहिए, औचित न कुछ होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। दूसरा, समाज में इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। जब तक समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगा तब तक वो अधिकार मान नहीं होगा, समाज से स्वीकृति। और तीसरा, अदालत द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए इसे, अदालत द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए इसे। यह तो अधिकार है। जब तक अदालत संरक्षण नहीं देंगे या समाज स्वीकृति नहीं देगी किसी भी चीज को, तब तक वो मेरा अधिकार नहीं है। जैसे आपका घर में कोई अधिकार नहीं रहता है, कोई भी आपको पीट पाट के चल जाता है, कोई भी आपको कोई बात कह के चल जाता है, तो ये अधिकार नहीं आता है। और जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक अधिकार का कोई अपना महत्व ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास समानता का अधिकार नहीं रहे तो हमें कोई भी जाति के लोग सता सकता है और गरिमापूर्ण जीवन हम नहीं जी सकते हैं या सम्मान से हम नहीं जी सकते हैं। मगर ये मेरा समानता का अधिकार है, तो हम अपनी सम्मान, अपनी बातों को रख सकते हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो अधिकार की जरूरत है। दूसरा, अधिकार की जरूरत क्यों है? अधिकार क्या है? अधिकार की जरूरत एक गरिमा और सम्मान के लिए, व्यक्ति के सम्मान के लिए भी अधिकार की जरूरत होती है। जैसे मेरा स्वतंत्रता का जब दौर था या फिर उससे पहले हमारे देश में किस प्रकार से ब्राह्मणवाद थे, किस प्रकार से जातिवाद अपने चरम सीमा पर थी और वहां पे अधिकारों को कहीं न कहीं दबाया जाता था। 1990 का दौर बिहार में किस प्रकार से छोटी जातियों को दबा दिया जाता था बड़ी जातियों के द्वारा। और फिलहाल में आज भी तो कहीं ना कहीं ये रूप स्वरूप आप भी देखते होंगे। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलग से प्रावधान है, महिलाओं को अलग से प्रावधान है। आज भी महिलाओं को दबाया जा रहा है। तो एक सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार की जरूरत है। महिलाओं के अधिकार को कहीं ना कहीं हनन किया जाता है और कहा जाता है कि वो खाने ही बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अधिकार के लिए एक सम्मान और गरिमा की जरूरत है और कहीं ना कहीं यही सब चीजें हमेशा रिपीट होती हैं जब अधिकार की बातें होती है तो। और तीसरा पॉइंट इसमें यह बनता है कि हमारी बेहतरी के लिए यह आवश्यक है। हमारी बेहतरी में क्या, ये हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है और ये हमारे बेहतरी के लिए आवश्यक है। बेहतरी में कैसे? बेहतरी में जैसे हमारा सामाजिक विकास हो, भौतिक विकास के अंतर्गत हमारा सामाजिक विकास हो, हमारा आर्थिक विकास हो, हमारा राजनीतिक विकास हो और नैतिक विकास के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हो। जैसे मैं भौतिक में बात करूं आपके, जैसे भौतिक विकास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास जैसे समानता का अधिकार हो, धर्म मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, तो ये समानता का अधिकार है। और मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जाता था, छोटे जाति और बड़े जाति के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। एक साथ बैठने, खाने या फिर एक रेस्टोरेंट नहीं, एक तालाब में पानी पीने के अधिकार नहीं था। तो सामाजिक विकास नहीं हो पाया, इसलिए लोगों का विकास नहीं हो पाता था, पिछड़ जाते थे लोग।
जैसे आप मुसहर की बात करते हैं, चमार की बात करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज से कटे छटे पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं। आर्थिक विकास में अलग पेशा नहीं चुन सकते थे। जैसे कहा जाता था कि मुसहर किसी के दूसरे में काम करने के लिए, या चमार जो है मरे हुए चीजों को, मरे हुए पशुओं को ही लाद कर फेंकने, या फिर वहां उसका त्वचा के स्किन हटाने के लिए ही है। तो इस प्रकार के उन सब का काम पर बटा हुआ था। ब्राह्मण पूजा करेंगे, तो उस प्रकार से एक आर्थिक विकास नहीं हो पाता था। लोग अपनी पेशा नहीं चुन सकते, तो आर्थिक विकास नहीं हो पाता। तो राजनीतिक विकास का मतलब है वोट देने का अधिकार, या फिर राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार, उस प्रकार से नहीं था। अब हम इसमें भौतिक विकास, एक होता है नैतिक विकास। नैतिक विकास में आध्यात्मिक और एक होता है धार्मिक। आप किसी भी धर्म संप्रदाय को अपना सकते हैं, ये धार्मिक विकास के अंतर्गत है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बात करते हैं। ये अधिकार को मैंने समझा कि किस प्रकार से अधिकार के अपना एक अलग महत्व है। अब हम जानते हैं लोकतंत्र में अधिकार का क्या महत्व है। लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार का अपना क्या महत्व है। देखिए, जैसे आप सऊदी अरब में जाते हैं, तो वहां आप अपनी धार्मिक जो है उसको घर के, किसी आप मुस्लिम नहीं है और किसी और अलग धर्म के हैं, तो अपने घर में ही आप चीजों को मान सकते हैं। धार्मिक का दूसरी धर्म को अधिकार नहीं है, वहां भी खुले तौर पे पूजा पाठ करें। जैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वोट देने का वहां पे महिलाओं का अधिकार नहीं है। आपको सुन करके ये बात हैरानी होगी। तो इस प्रकार से जो अधिकार है सऊदी अरब का, ये हमारे मूल अधिकार तो वहां पे है नहीं। तो किस प्रकार से, मगर भारत में ऐसे अधिकार हैं जो वोट देने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर बहुत तरीके से अधिकार है। बोलने का अधिकार, वहां पे महिलाओं को बुर्का ही लगाएगी, कोई बोलने का अधिकार नहीं है। तो लोकतंत्र में अधिकार का अपना महत्व है। जैसे वोट देने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, नेता अलग अलग प्रकार से, जैसे समानता का अधिकार। समानता मतलब समानता, वहां पे बहुत तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, मगर भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि वो व्यवहारिक रूप में है, कानूनी तौर पे कोई भेदभाव नहीं है। तो सऊदी अरब में महिलाओं के वोट देने का अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार वहां पे भेदभाव किया जाता है। तो समानता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, महिलाएं हमेशा बुर्खा में रहती हैं, या फिर बुर्खा निकाल के नहीं चल सकते। जैसे तालिबान, अफगानिस्तान जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं। पाकिस्तान में हालांकि तो फंडामेंटल राइट की कुछ पहलू आपको देखेगी, मगर वहां पर भी नहीं है। ईरान में आप नहीं देखेंगे, बुर्खा पर एक महिलाओं को जला दिया गया था, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। तो वहां पे आपको देखता है कि वहां पे अधिकार को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। मगर भारत जैसे देश में अधिकार का एक अपना ही अलग महत्व है, जहाँ पे समानता की बात की जाती है, जहाँ पे न्याय की बात की जाती है, जहाँ पे स्वतंत्रता की बात की जाती है, जहाँ पे अगर धार्मिकता को दबाया जाता है तो उसके लिए आंदोलन किया जाता है। तो ये सब अधिकार भारत में हैं, और ये भारत में जरूरी भी है। जैसे धार्मिक का अधिकार, और संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जहां प्रजातांत्रिक मूल्यों को, प्रजातांत्रिक चीजों को स्थापना करके एक लोगों के अधिकार की बात की जाती है। और वही अधिकार, कहते हैं ना हमारे राहुल जी, हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है, हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है, मगर अधिकार भारत जैसे इतना बड़ा लोकतंत्र में अधिकारों को दबाया नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये सब चीजें जानकर जब हम चीजों को अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे मेंस आंसर राइटिंग
ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, कृपया उस पर जाकर के आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान में अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार स्वतंत्रता का दौर था। आजादी से पहले किस प्रकार अंग्रेज हमारे अधिकारों को दबाते थे, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया जाता था, पुरुषों को आंदोलन करने या महिलाओं को आंदोलन करने का अधिकार नहीं था, आंदोलन करने का अधिकार नहीं था, वहां से मार के भगाया जाता था। तो हमारे अधिकारों को स्वतंत्रता से पहले कहीं ना कहीं दबाया जाता था और ये स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और इसी घोषणा पत्र के माध्यम से अधिकारों का एक घोषणा पत्र आया। मगर ये घोषणा पत्र स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के बाद आया, जिसका अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, जिस समिति का उप समिति का अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। मगर ये सब चीजें तो एक फैक्ट के रूप में है, मगर हम जानते हैं कि पहले तो हम जानेंगे भाग 3 के अंतर्गत हमारे संविधान के भाग 3 में अधिकार की चर्चा है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है जो अमेरिका संविधान का प्रभाव है। इस पर अमेरिका संविधान का प्रभाव है और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा का मतलब है इंग्लैंड के प्रिंस जॉन ने, इंग्लैंड के राजा थे प्रिंस जॉन, जिन्होंने 1215 में अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया सामंतों के दबाव में आकर के। तो अधिकारों से संबंधित है, जिसे फ्रांस ने 1789 ईस्वी में अपने संविधान में मूल अधिकार के, अपने संविधान में फंडामेंटल के तौर पे इसे जगह दी, जिसे ही हम मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका संविधान और भारतीय संविधान से ये अलग है हमारे मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार निरपेक्ष है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, मगर भारतीय संविधान में मूल अधिकार पर रोक टोक है। उस मूल अधिकार को रोक टोक कहने का मतलब यह हुआ कि वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। और अमेरिका के संविधान निरपेक्ष है, मूल अधिकारों पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई मूल अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। मगर भारतीय मूल अधिकार को आपातकाल के दौरान 2 सिद्धि के अधिकार 20 और 21 जीवन के अधिकार को छोड़ करके बाद बाकी सभी अधिकार को आपातकाल के दौरान खारिज कर सकते हैं। तो यही निरपेक्ष और सापेक्ष है। भारतीय में सापेक्ष है क्योंकि इस पे रोक टोक है, और अमेरिका में निरपेक्ष है क्योंकि इसमें मूल रूप से कोई रोक टोक नहीं है। अब जानते हैं कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार अंतर क्या है? पहला तो मूल अधिकार के हनन पर आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जबकि कानूनी अधिकार के हनन पर आप निचले अदालत में ही जा सकते हैं
या निचली अदालत से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके मूल अधिकार के हनन पर सीधा आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और इसके हनन होने पर आप निचला अदालत में ही अपनी निचला अदालत में ही जा सकते हैं। दूसरा, मूल अधिकार को कभी हटाया नहीं जा सकता है। साधारण बहुमत से मूल अधिकार को कभी हटाया नहीं जा सकता है जब तक संविधान संशोधन न हो। यानी मूल अधिकार को तभी संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार को घटाया, बढ़ाया, हटाया जा सकता है, किंतु परंतु पूरी तरह से इसे नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार को पूरी तरीके से या अंततः समान विधेयक से हटाया जा सकता है। समान कानून बनाकर इसे हटाया जा सकता है, लेकिन इसे पूर्णतः या अंततः, पूर्णतः या अंशतः हटाया नहीं जा सकता है। पूर्णतः या अंशतः इसे पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है और इसे कानून बनाकर, समान कानून बनाकर हटाया जा सकता है, जबकि इसे संविधान संशोधन करके हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद मूल अधिकार को संसद या विधानमंडल इसे संशोधित नहीं कर सकती है। जैसे मूल अधिकार को संसद या विधानमंडल इसे संशोधित नहीं कर सकती है, जबकि इसे संसद या विधानमंडल सीधे संशोधित कर सकती है। जैसे मुझे कोई मेरे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर व्यवहार करता है, तो दुर्व्यवहार करता है, तो हम सीधे मूल अधिकार के अंतर्गत उस न्यायालय जा सकते हैं। और अगर मेरे पास लाइसेंस है और गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और लाइसेंस भी है, तो आज पुलिस पकड़ करके चालान भी कर देता है, तो इससे कोई भी नहीं, हम निचली ही अदालत कानूनी के तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं। मूल अधिकार की विशेषताएं पर बात करेंगे। विशेषता क्या है, मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है? तो पहला बात तो समान कानून के जैसे मूल अधिकार नहीं है। समान कानून के मैंने बताया, समान कानून में आप निचली अदालत में जा सकते हैं, मगर इसके हनन होने पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा जो विशेषता है इसके, ये यह है कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। दूसरा विशेषता है कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जैसे अगर राज्य या सरकार ऐसी कोई कानून लाती है जो व्यक्ति के मूल अधिकार को सीमित करता है या मूल अधिकार को सीमित करता है, तो इस कानून विधेयक को उच्चतम न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। जो विधेयक मूल अधिकार से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मतलब जो राज्य के खिलाफ, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध जो भी विधेयक है जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, तो मतलब जो भी विधेयक आएगा अगर फंडामेंटल एक्ट से टकराता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। तीसरा विशेषता यह है कि यह लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक चीजें उभर कर सामने आती हैं ताकि लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो। और तीसरा बात यहाँ पे यह आता है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी माना जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी, कहने का मतलब यह हुआ, अगर कोई व्यक्ति जैसे समाज में या फिर आर्थिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से या आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से अगर कोई चीज को अपनाना चाहता है या फिर कोई पेशा या फिर बोलने या फिर किसी भी चीजों को,
तो व्यक्तित्व के जैसे शिक्षा हमारा अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के लड़कों, बालक या बालिकाओं, छात्र छात्राओं को शिक्षा का अपना अधिकार है। तो व्यक्ति के विकास के लिए है। जैसे स्वतंत्रता, व्यक्ति के विकास, जब तक हम स्वतंत्र रूप से नहीं होंगे तब तक अपनी पेशाएं नहीं सुन सकते हैं, अपने मर्जी के बिना शादी नहीं भी कर सकते हैं, अपने मर्जी के बहुत ऐसे चीजें हैं जो अपने मर्जी के बिना नहीं कर सकते हैं। तो यह अगर यह नहीं रहेगा तो व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है। तो यह व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट इसमें बनता है कि इसे समान कानून के तहत इसे निष्कासित नहीं किया जा सकता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। समान कानून, यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से ही इसे परिवर्तित किया जा सकता है। पूर्णतः और अंततः कभी भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसे आपातकाल के दौरान ही 20 और 21 को छोड़ करके संपूर्ण मूल अधिकार को जब तक आपातकाल है तब तक के लिए खारिज किया जा सकता है, मगर पूर्ण रूप से इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। अगला बात, इसे संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला बात यह आता है कि इसे न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त है। इसे न्यायालय के द्वारा, 5वां पॉइंट, न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त है। इसे न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त है। तो आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर लेखन जो बहुत ही जरूरी है सिविल सर्विस या किसी स्टेट पीसीएस के लिए, अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे लिंक है जो टेलीग्राम के हैं, वहां पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो अपनी बेहतरी के लिए, आंसर राइटिंग के बेहतरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जानते हैं राज की परिभाषा। किस राज के जो विरुद्ध प्राप्त होते हैं मूल अधिकार, तो राज की परिभाषा क्या है, और अधिकार की बात करेंगे, कितने अधिकार हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे और आगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, और इसी तरह से हम अपना लेक्चर लाते रहेंगे। आप लोग कृपया अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।